हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल की ये बुक है। यूपी लेखपाल मार्गदर्शिका वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश। ये बुक में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो ये आपकी यूपी लेखपाल की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपी लेखपाल के सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत का विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन और डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी। और भाग 2 में है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं। और अगला है भाग 3 उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। तो ये आपका यूपी लेखपाल का सिलेबस है। तो आज का आपका टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो वो मिले हैं बुर्ज होम से। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढे वाले घर के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल आहार का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम ताम्रवती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और जिसका अर्थ होता है तांबे की नगरी, ताम्रवती यानी कि तांबे की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह है, उसका नाम है लोथल। और यह भोगवा नदी के किनारे खम्मात की खाड़ी के निकट स्थित है। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो आपका धौलावीरा था जो 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। और इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? तो पशुपति मोहर मोहनजोदाड़ो से मिलती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वेदों की कुल संख्या कितनी है और सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो वेदों की संख्या 3 है और सबसे छोटा वेद सामवेद है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो गौतम अक्षपाद थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन भारत में षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन का विकास हुआ जो भारतीय दर्शन की रीढ़ माने जाते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि थे और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद या उलूक थे। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के संस्थापक बादरायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर काल में उत्तर दिशा के राजा को किस उपाधि से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा को किस उपाधि से जाना जाता था? तो विराट की उपाधि से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो ये सारनाथ में रखी थी और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद
83 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह यानी कि राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। तो राइट ऑप्शन है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? नालंदा, कौशाम्बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरंबिका ग्राम और अनंतपुरी। तो भगवान बुद्ध को महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जरंबिका ग्राम में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बाशक, मत्स्येंद्रनाथ, लकुलिस और कनाड। तो राइट ऑप्शन है लकुलिस थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म का मल भागवत धर्म में निहित है। इसके प्रवर्तक बंसी कृष्ण थे। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता था। उनके अनुयायी उन्हें भागवत कहते थे। अगला पॉइंट है, मगध राज्य के प्रथम राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा, वैशाली, काशी और मथुरा। तो वो मथुरा थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये यजुर्वेद से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए क्या किया था? तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। जहां महावंश के अनुसार अशोक का सत्ता संघर्ष काफी रक्त रंजित था और उसने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो वो 13वां शिलालेख है। डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कलिंग की विजय का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो वो सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इस वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है। और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को रेखांकित करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। कालिदास और बराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकार, छपड़क, शंकु, बरुरिच तथा बेताल भट्ट 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो राइट ऑप्शन है इसमें कुमारगुप्त ने करवाई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो वो कन्नौज थी। अगला पॉइंट है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो वो राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था और यह छत्रपति संभाजी नगर जो पूर्व नाम औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल और महिपाल। तो राइट ऑप्शन है गोपाल था और गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है?
तो खजुराहो चोल वंश, हम्पी स्मारकों का समूह, विजयनगर राजवंश, लिंगराज मंदिर, सोमवंशी राजवंश, हजार स्तंभ मंदिर, काकतीय राजवंश। तो इसमें जो गलत है वो खजुराहो चोल वंश नहीं है, चंदेल राजवंशों ने बनवाया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक ताहिर था। भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। जब 712 ईस्वी में कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। इस युद्ध में राजा दाहिर पराजित होकर मारा गया और अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात वहां इस्लाम स्वीकार न करने वालों पर जजिया कर लगाया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन सा विद्वान भारत आया था? तो महमूद गजनबी के आक्रमण के समय जो भारत आया था वो अलबरूनी था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और महमूद गजनवी का जो शासन था वो 998 से 1030 ईस्वी के बीच भारत आक्रमणों के दौरान प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी भारत आया। अलबरूनी ने भारत का विस्तृत अध्ययन किया और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन भारतीय इतिहास और समाज को जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इससे पूर्व 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया था। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को हराया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो लाहौर में की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी लौह और रक्त की नीति। और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने बाद में खिलजी वंश की स्थापना की? तो वो क्यूमर्स था। गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला, इसका अंतिम शासक क्यूमर्स था। क्यूमर्स ने 1290 ईस्वी में अत्यंत अल्प समय के लिए शासन किया। उससे ठीक पहले कैकुबाद शासक था। क्यूमर्स के पतन के साथ ही गुलाम वंश समाप्त हो गया और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात खिलजी वंश का अगला शासक कौन था? अगला शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1296 ईस्वी में 1316 तक शासन किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा और खिलजी वंश का अंतिम प्रमुख शासक था ये। मुबारक शाह की हत्या के बाद खुसरो खान थोड़े समय के लिए सुल्तान बना। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहा जाता था, उसने तुगलक वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो ये 1398 में किया। और 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला पॉइंट है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला के नाम से जाना जाता है और ये मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर तथा बुक्का ने किस वर्ष की थी? तो ये 1326 में हरियर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। 1336 ईस्वी में। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था?
मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह और खिज्र खां। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। स्रोतों में दी गई वंशावली के अनुसार उसने 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। वह मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी था। अलाउद्दीन आलम शाह के शासन में के अंत के साथ ही 1451 ईस्वी में सैयद वंश समाप्त हो गया और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ? तो वो इब्राहिम लोदी था जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी तक रहा। वह सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ युद्ध में मारा गया और इसके साथ ही उसके शासन का भी अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो वो नया विभाग था दीवान ए अमीर ए कोही। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी कृषि की उन्नति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की थी? तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई नए नगरों की स्थापना की। जौनपुर नगर उसने अपने चचेरे भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया था। इसके अतिरिक्त उसने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद जैसे नगर भी बसाए और अनेक नहरों का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना 1451 किसने की थी? तो 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। इसके बाद लोदी वंश सत्ता में आया। बहलोल लोदी ने 1451 में इसकी स्थापना की। बहलोल लोदी का जो शासन काल है वो 1451 से 1489 तक रहा। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का पहली बार प्रयोग किया था? तो बाबर ने किस युद्ध पद्धति का पहली बार प्रयोग किया था पानीपत के युद्ध में? तो तुगलमा युद्ध पद्धति का पहली बार प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त उसने तोप खाने को मोर्चाबंदी के लिए उस्मानी विधि का भी इस्तेमाल किया जो उसकी जीत का एक बड़ा कारण बनी। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी और वह फरगना का मूल निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो वो हुमायूं था जिसकी मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का जो संरक्षक था तो वो बैरम खां था। डी ऑप्शन करेक्ट है। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील ए सल्तनत नियुक्त किया तथा उसे खाना की उपाधि से भी विभूषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो वो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर अनपढ़ था और इसका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों हुई पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो वो अजमेर के किले में मिला था और वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इसका जन्म वह हसन खान सूरी की अफगानी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और इतिहास में शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसके संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी
जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, तुर्की भाषा में लिखी, उस समय की एक अपवाद रचना है क्योंकि मुगल काल की अधिकांश अन्य प्रमुख पुस्तकें और सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई? तो ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई और यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगलों की शाही मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो वो शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। और लाल किला परिसर का निर्माण भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद के किले के रूप में भी की गई। लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नामकरण लाल किला के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक हुमायूंनामा की लेखिका कौन है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है और यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक में उन्होंने हुमायूं के जीवन, उसके संघर्षों और मुगल परिवार के आंतरिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के इतिहास से संबंधित पुस्तक तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है? तो वो जो लेखक है वो है अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी तारीख ए शेरशाही के लेखक हैं और इसके शेरशाह सूरी के प्रशासन और जीवन के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख स्रोत तारीख ए शेरशाही है। इस पुस्तक के लेखक अब्बास खान सरवानी है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास अकबरनामा नामक पुस्तक में लिखा है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा का ही एक भाग आईना एक वरी, जिसमें प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, भूगोल आदि तथा नियम आधारित विवरण का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद नामक स्थान पर हुआ। अपनी व्यक्तिगत सादगी और धार्मिक कट्टरता के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों का जिक्र आता है और 1748 में अब्दाली को हार का सामना करना पड़ा? तो ये मोहम्मद शाह था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो ये शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो वो मराठाओं की सेना थी जिसे छापामार या गुरिल्ला रणनीति कहते थे। शिवाजी छापामार रणनीति में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1526 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी 1576 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो वो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बने जिनका अंत रंगून में निर्वासन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और फर्रुखशियर। तो राइट ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो ये पुर्तगाली थे। सी ऑप्शन करेक्ट है।
यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डे गामा ने 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र कब प्रदान किया? तो ये 1600 ईस्वी में किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो वो मुर्शिद कुली खां था, जिसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। उसने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो वो प्लासी का युद्ध था, जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाहे बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडुचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, जो बाद में भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इससे पहले 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित की जा चुकी थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ये आपकी मद्रास की संधि थी, जिसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई, और यह अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच संघर्ष की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। तो पहले युद्ध के अंत में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1769 में प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था, और प्रथम जो युद्ध था वो 1767 से 1769 तक था। तो इस अवधि के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इस युद्ध का समापन 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के साथ हुआ था। पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसका जो समापन हुआ वो मद्रास की संधि, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलौर की संधि के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो वो है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो वो 1799 में लड़ा गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड बारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 85 ईस्वी तक थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उन्हें प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, तथा उनके काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और साहू। तो राइट ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। छत्रपति साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया था। अपनी कूटनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं के कारण उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पेशवा का पद जो छत्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था, इनके समय से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1720 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे, जिसके बाद साहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, माधवराव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव। तो सी ऑप्शन सही है, बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया?
तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया और इस युद्धों में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव दुर्भाग्यवश इस युद्ध का परिणाम मराठों के पक्ष में नहीं रहा और इसमें मराठों की बुरी तरह पराजय हुई। इस हार ने मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया, जिसे बाद में माधवराव प्रथम ने संभालने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? तो वो थे बाजीराव द्वितीय। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये तलवंडी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। और ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए संगत और पंगत यानी कि लंगर जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का प्रारंभ किया, जो आज भी सिख धर्म का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास। तो राइट ऑप्शन है गुरु अंगद। गुरु अंगद थे जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 ईस्वी तक रहा। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। सिख धर्म और साहित्य के विकास में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार माना जाता है। इसके माध्यम से गुरबानी को लिखा और संरक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की? तो वो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की और जो आज सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। गुरु रामदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे और गुरु अमरदास के दामाद थे। अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री को कुछ जमीन दी थी जिस पर संभवतः यह शहर बसाया गया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी करवाई और वहां अकाल तख्त का निर्माण करवाया? तो वो गुरु हरगोविंद थे, जिन्होंने 1606 से 1644 ईस्वी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये छठे गुरु हैं, गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने सिखों को न केवल आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान किया बल्कि उनमें सैनिक भावना का संचार भी किया। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सिखों को शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इसी क्रम में उन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और वहां सिखों के राजनीतिक एवं धार्मिक मामलों के केंद्र के रूप में अकाल तख्त का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों यानी कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह को किस मुगल गवर्नर ने दीवार में चुनवा दिया था? तो वो था वजीर खां। सिख धर्म के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह के परिवार का बलिदान अविस्मरणीय है। सरहिंद के क्रूर मुगल गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को पकड़ लिया था। धार्मिक असहिष्णुता और शत्रुता के चलते वजीर खान ने इन दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया। इसके बाद 1708 में पश्चिम भारत के नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान हमलावर गुरु गोविंद सिंह की छुरा कटार से घायल कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ए ऑप्शन करेक्ट है वजीर खां। ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास से संबंधित 90 क्वेश्चन हो गए। आपके जो क्वेश्चन बचे हैं इतिहास में वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट होंगे। ये सब आपके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर हैं जो पूछे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।